चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका 2022 का है। तो इसी वर्ष जारी हुआ है। यदि आप क्लास 10th के छात्र और दे रहे हो 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा मैथमेटिक्स का, यानी कि आपको कंपलसरी का आपको फुल सॉल्यूशन तक बताने वाला हूँ। इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि मैक्सिमम आपके जो रहने वाले हैं वह आपका 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। अगर ये आपको 80/80 चाहिए, यानी कि अगर आपको 80 में 80 नंबर चाहिए, तो एक बार अंत तक वीडियो को इस प्रकार से यहाँ से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो कुछ निर्देश आपको दिए जा रहे हैं, उसे भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश यहाँ पर ये कह रहा है, आपको ये देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर पहला वाला निर्देश ये कह रहा है, आपको ये देख लेना है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, इनका ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, आपको सभी के जवाब देना होंगे। सेकंड वाला क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा कि प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सामने अंक, यानी कि सम्मुख अंक थे, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर थर्ड वाला क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा। थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर आपको प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसको आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। यहाँ पर चौथा वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 26 तक आपको प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए हैं, इनके विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यदि आपको 80/80 चाहिए, यानी कि यदि आपको 80 में 80 नंबर चाहिए, तो यहाँ से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि फुल मार्क्स दिलाने की गारंटी है। यदि आप इसी पेपर को देख लेते हो तभी आपको काफ़ी अच्छा स्कोर होने वाला है। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन जो रहने वाला है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। क्या कह रहा है, पहला वाला क्वेश्चन आपका कह रहा है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको, तो वही ऑप्शन आपका सही होने वाला है, जो कि आपको यहाँ पर एग्जाम में यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिया रहे आपको सभी को देखना होगा और समझना होगा। तो फिलहाल के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ये देख लेना है। पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि संख्याओं 4 और 9 का यानी कि महत्तम समावर्तक अर्थात एच से फाइंड आपको करना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताते हूँ, 4 का जो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 4 का जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आपका क्या आता है, 2 × 2 × 1 आपका आता है। और जब हम यहाँ पर 9 की करते हैं तो आपका 3 × 3 × 1 आता है, 3 × 3 × 1 आ जाता है। तो यहाँ पर एक यहाँ पर क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है, वही आपका एच से यानी कि हायर यानी क्या हो जाता है, तो वही आपका एच होता है, यानी महत्तम समावर्तक हो जाता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है, यानी कि फर्स्ट यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है यदि किसी यानी द्विघात बहुपद ax² + bs + c के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं दो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह क्या होता है, वह -b/a होता है। क्या होता है, तो -b/a, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात नहीं, इनके शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह क्या होता है, तो वही होता है आपका c/a होता है। क्या होता है, तो c/a आपको ये भी ध्यान में रखना है। क्या लिखना है आपको, c/a, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये भी ध्यान में रख लेना है। थर्ड वाले की बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है रैखिक समीकरण यानी कि युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2s + b2y + c2 = 0 के कोई हल ना होने की शर्त कौन सी है। क्या a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, क्या ये है इसकी कोई भी शर्त नहीं है। या फिर a1/a2 यानी कि इक्वल टू आपका b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2, क्या इसके कोई भी हल यानी कि होने की ना होने की शर्त है। या फिर आपका ये है, तो ये इसका तो मान आता है, यानी कि अनेक यानी कि अंतः अनेक यानी कि अनेक हल आते हैं ये वाले के। और यहाँ पर क्या होता है, तो इसके अगर बात करें, यहाँ पर कोई भी हल नहीं होता है, इनकी इसका यह क्या आ जाएगा, तो कोई भी हल नहीं है। और यहाँ पर अद्वितीय हल होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 4 की बात करें, यहाँ पर क्या कहा है, AP आपके सामने इस प्रकार से है, आपको ये देख लेना होगा और समझना है। फ्रेंड्स, आपके सामने चौथा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी फंस सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि AP आपके सामने इस प्रकार से रखी गई है। तो फ्रेंड्स, AP का जो पहला प्रथम यानी प्रथम पद जो है वह कितना है, तो वह 4 है, और दूसरा है आपका 2, और फिर उसके बाद कॉमा 0 है, फिर उसके बाद -2 है। इसका जो हम सारवंतर निकालते हैं, अर्थात जो हम इसका D निकालते हैं, तो वह कितना निकल कर आता है। तो हम सेकंड वाले में से आपका क्या करता है, A2 माइनस में आपका A1 होता है। क्या होता है, A2 माइनस का A1 होता है। तो A2 आपको यहाँ पर कितना है, तो 2 है, और जब यहाँ पर -4 करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो -2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन की बात करें, किसी त्रिभुज
यानी कि किसी ट्राइंगल ABC में डी जो है वह पैरेलल है BC के, तो यानी कि AD इक्वल जो है वह कितना है, तो वह आपका x है, और DB इक्वल जो है वह x माइनस का 2 है, तो AE जो है आपका वह x प्लस 2 है, तथा EC आपके सामने इस प्रकार से है s माइनस 1 है, तब x का मान आपको फाइंड करना होगा। तो s का मान जो यहाँ पर कितना निकल कर आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, यहाँ पर 3 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, छठा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा कि बिंदुओं ए के निर्देशांक ये हैं x1, y1 है, और b के निर्देशांक x2, y2 हैं, को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक कौन कौन से हो जाएंगे। तो आपको बताते चलूँ, s1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 इसके जो निर्देशांक होते हैं तो वही यही होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी छात्र भी अच्छे प्रकार से दे सकते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपको देख लेना है। सेकंड वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इससे भी आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन फंस सकते हैं। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक क्या होता है, आपका यहाँ पर आ जाएगा भाजक आ जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या होता है, तो आपका पहले वाली में आंसर आ जाएगा आपका भाजक आ जाएगा। सेकंड वाली की बात करें, घात 2 की किसी बहुपद के अधिकतम यानी कि अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, तो 2 शून्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर दूसरे वाले में 2 लिख देना है। थर्ड वाले की बात करें, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के विविध का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, d इक्वल जो होता है वह b² माइनस का 4ac होता है। क्या होता है, b² माइनस का 4ac होता है। क्या होता है, b² माइनस का 4ac जो होता है वह इसके विविध का सूत्र होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है समांतर श्रेणी a,a1 प्लस a प्लस d इनके a प्लस 2d a प्लस 3d का nवां पद क्या होगा। तो आपको nवां पद यहाँ पर फाइंड करना होगा। तो nवां पद की अगर बात करें, इसका जो nवां पद होता है वह क्या होता है, a प्लस n माइनस क्या होता है, a प्लस क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है nवां पद। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन में नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा कि वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होती हैं परंतु इनके माप समान यानी कि होनी आवश्यक नहीं है। तो आकृतियां कौन सी कहलाती हैं, तो भाई आकृतियां जो होती हैं वह आपके समरूप आकृतियां होती हैं। कौन सी होती हैं, तो समरूप। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करें कि बिंदु 4,0 का अक्ष यानी कि अक्ष पर स्थित होगा। तो यह किस अक्ष पर स्थित होगा, तो हम जानते हैं एस अक्ष पर। यहाँ पर कितना है, तो 4 0 है, और यहाँ पर y का जो है वह 0 ही चल रहा है, अर्थात यहाँ पर कौन से अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पर स्थित है। कौन से अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पर स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को रेडियस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक छेदक रेखा जो होती है वह कितनी अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको सिंपली यहाँ पर अनंत लिख देना है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका हुआ। नेक्स्ट बात ने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण रखा गया है। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से रखा गया है, यहाँ पर कह रहा है सही जोड़ी बनाइए, आपको मैच द फॉलोइंग, आपको मिलान करना होगा। तो स्तंभ आ और स्तंभ ब आपके सामने इस प्रकार से रखा गया है। पहला क्वेश्चन है कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल कितना होता है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कितना होता है, और सेक थीटा इक्वल कितना होता है। तो सेक थीटा का यहाँ पर बात करें तो 1 cos थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो यह आपका किसके इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है। और यहाँ पर बात करें कॉट 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है, तो √3 होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी पर चला जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो साइन थीटा होता है। क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। और कॉस 48 डिग्री यानी कि, और यहाँ पर इंटू में कॉस 42 डिग्री प्लस का साइन यानी कि 48 डिग्री, और यहाँ पर इंटू में क्या है सेक 42 डिग्री। इसका जो मान आएगा निकल कर वह कितना आ जाएगा, तो अगर आप यहाँ पर बात करें इसका भी बना जाएगा और इसका भी बना जाएगा, तो इसका जो मान निकल कर आएगा फाइनली यहाँ पर 2 निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी पर चला जाएगा। यहाँ पर बात करें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल कितना होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर आपका ई पर चला जाएगा। आई होप आप समझ में आ चुका होगा। यहाँ आपके 6 अंक पूरे के पूरे पक्के हो चुके हैं। नेक्स्ट बात नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा। चौथा वाला क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण है, इससे भी आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन फंस सकते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन कह रहा है एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का रहने वाला है। दिए गए चित्र में आपको बहुपद PS के लिए y इक्वल टू आपका PS का ग्राफ दिया गया है। तो PS के शून्यकों की आपको संख्या बतलाना है, अर्थात आपको PS के जो शून्यक हैं उसकी आपको संख्या फाइंड करना होगी। तो यहाँ पर कितने हैं शून्यक, यहाँ पर आपको केवल और केवल यहाँ पर जो शून्यक होंगे वह एक ही होने वाला है। कौन सा होने वाला है, तो एक ही होने वाला है। तो क्योंकि यहाँ पर बात करें यहाँ पर y का अगर होगा तो s का नहीं होगा, s का होगा तो y का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधी यानी कि सीधी एक ही लाइन दर्शा रही है, इसलिए आपको सिंपली 1 लिख देना है, आपका वही आंसर हो जाएगा।
दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो दो चरों में क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, ए एस प्लस बी वाई होता है। ए एस प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल आपका 0 हो जाएगा। तो यही आपका मानक रूप हो जाएगा। दो चरों का रैखिक समीकरण आपका इस प्रकार से होगा, ए एस प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल आपका 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। और किसी द्विघात समीकरण के विभेदक का मान 0 हो तो इसके मूलकों की प्रकृति कैसी होती है? तो भाई आपकी दोनों ही बराबर होती है। क्या होती है? दोनों की दोनों बराबर होती है। तो आपको सिंपली यहाँ पर बराबर लिख देना है, तो वही आपका आंसर होगा। क्योंकि वी स्क्वायर माइनस का 4ac, वी स्क्वायर माइनस का 4ac जो होता है जब वह 0 के इक्वल होता है तो दोनों की दोनों मूल ही बराबर आती हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात में शंकु के आयतन का आपको सूत्र बताना हो, यानी कि यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि का आपको सूत्र बताना होगा। तो आपको यहाँ पर बताते चलूँ, वृत्त की जो परिधि होती है उसका जो सूत्र होता है वह क्या होता है? तो 2πr होता है। क्या होता है? 2πr होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? तो आपको यहाँ पर बता चलूँ, यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? तो 2πr आ जाएगा। और शंकु की आयतन की अगर बात करें, शंकु की आयतन का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? तो 1/3 होता है, 1/3। तो उसके बाद आपका πr² होता है। क्या होता है? 1/3 πr² होता है। तो यही आपका शंकु के आयतन का सूत्र होता है। ये सभी आपको याद रखना है। यहाँ पर बात करें छठे वाले क्वेश्चन की, 3, 3, 4, 5 का समांतर माध्य आपको फाइंड करना होगा। तो समांतर माध्य किस टाइप से निकाल सकते हैं? तो सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या जो होता है वह आपका समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है। तो 5 5 कितना होता है? 10 होता है। 10 4 14 होता है। 14 और 6 कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। और यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? तो 5 है, अर्थात 5 है। तो 5 से हम डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर फाइनली निकल कर आता है 4। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान अधिकतम मान जो होता है, यानी कि अधिकतम मान जो होता है वही आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आता है? अधिकतम मान जो होता है वह 1 आता है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इसे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी अच्छे प्रकार से दे सकते हैं। फिलहाल की बात नहीं, पांचवें क्वेश्चन की, यह भी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है सत्य असत्य आपको बताना होगा, यानी ट्रू फॉल्स, कौन सा सही है कौन सा सत्य है आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका अच्छे अंक रहने वाला है। तो धनात्मक पूर्णांक ए और वी हैं यदि दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं। तो एक इक्वल आपका कितना है? vq प्लस r है। तो 0 से लेकर आपका r, और यहाँ पर क्या कह रहा है इनकी, यहाँ पर 0 से लेकर r, 0 से लेकर b तक है। तो यह आपका क्या, यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आपको यहाँ पर बताता हूँ, यह आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात में, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या वह 2πr² होता है? यानी जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है तो नहीं, वह πr² होता है। क्या होता है? तो वह आपका πr² होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह आपका असत्य हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है? तो आपको सिंपली यहाँ पर असत्य लिख देना है। क्या लिख देना है? असत्य लिख देना है। नेक्स्ट बात है, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या वह 2πr² होता है जहाँ r गोले की त्रिज्या है? तो नहीं, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो वह क्या होता है? तो वह आपका 4πr² होता है। क्या होता है? तो 4πr² होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट बात में यहाँ पे कह रहा है माध्यक जो होता है वह बहुलक एवं माध्य के संबंध इस प्रकार से हैं कि 2 माध्यक इक्वल आपका बहुलक प्लस 3 यानी कि 3 माध्य के, यह सत्य है। तो हाँ, यह आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, यानी कि यह आपका बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट बात करें, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं बिल्कुल हो सकती हैं, यह भी आपका ट्रू हो जाएगा। यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो 0 से लेकर p, यानी कि p का जो मान आएगा वह कितना आएगा? 1 से निकल रहा आएगा। तो आपका यह भी ट्रू हो जाएगा। तो पहले आपको यहाँ पर पहला वाला राइट हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 आपके रॉन्ग हो जाएंगे, फिर उसके बाद तीनों के तीनों आपको ट्रू हो जाएंगे। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। छठा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थानीय स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? तो आपको यहाँ पर बता चलूँ, आपको सिंपली दोनों को आपको क्या करना है? आपको दोनों का यहाँ पर HCF फाइंड कर देना है। HCF आपको निकाल देना है। क्या निकालना है? आपको HCF निकालना है। तो 420 का और यहाँ पर 130 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो आपको यहाँ पर बताते चलें 420 का जो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आपका कितना निकल कर आता है? तो 420 को हम इधर रख लेते हैं और यहाँ पर जब इसके अभाज्य गुणनखंड करने की बात आए तो हम इसे कर सकते हैं। 2 दूना 4 होता है, 2 एकम 2, इसके बाद 0 और यहाँ पर बात करें तो 2 एकम 2 इसके बाद 0 यानी 5 आ चुका है और 21 पंजे कितनी होती हैं? तो यहाँ पर 3 से पहले काटते हैं तो 3 से हम काटते हैं 3 या 9 आता है, फिर उसके बाद आता है 1, उसके बाद 3 पंजे 15, फिर उसके बाद हम यहाँ पर 5 से काटते हैं। किससे काटते हैं? तो 5 से काटते हैं तो आपका 7 बचता है।
इनके जो इसके अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं वह कितने आ चुके हैं, 2 की पावर 2 आ चुकी है और यहाँ पर 3 की पावर आपकी बना चुकी है 5 गुणे 7। यह अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके 420 के। और यहाँ पर बात करें 130 के अभाज्य गुणनखंड की, तो 130 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से आएंगे, जब 130 की अगर बात करें तो यहाँ पर 65 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर आपका 2 से काटते हैं तो आपका 65 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका किस से काटते हैं तो आपका 5 से काटते हैं, फिर आपका 13 बचेगा। तो आपका यहाँ जो एसएफ निकल कर आएगा वह 2 आ जाएगा और 5 आएगा, अर्थात 2 पंजे कितना होता है 10। इसका जो आपका आंसर आएगा निकल कर एसएफ निकल कर आएगा वही आपका 10 आ जाएगा, तो वही आपका आंसर होगा, अर्थात आपका 10 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो अथवा वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रखा है, यहाँ पर ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो इस प्रकार से है 2q के रूप के होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वह 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q जो है वह कोई पूर्णांक है। तो मैंने आपको पहला वाले का आंसर दे दिया है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। फिलहाल के 7वें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर मैं एक आंसर का इनके सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्योंकि अथवा वाले की अगर बता रहा हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको आंसर लिखना है, या फिर ये आपको समझ में आए तो ये भी आप कर सकते हो। द्विघात समीकरण x² + 5x प्लस के आपको शून्य फाइंड करना होंगे। तो मान लेते हैं इसके जो शून्य हैं वह कितने हैं, तो वह अल्फा और बीटा हैं। तो पहले तो हम इसके क्या करते हैं, तो x² यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका 5x आ जाएगा। आपको मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ, इनके सॉल्यूशन में आपको दिखा रहा हूँ इसका किस टाइप से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपकी जो समीकरण दी जाती है उसके इक्वल आपको क्या करना है, तो 0 को रख देना है। तो x² यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 5x आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। इक्वल में आपको 0 लिख देना है। तो इस टाइप से आपको क्या निकलते हैं, तो शून्य निकलते हैं। तो x² और यहाँ 5x को हम तोड़ सकते हैं 3s, और यहाँ पर 2s में हम इसे तोड़ सकते हैं। प्लस का 6 है और इक्वल में आपका 0 चल रहा है, तो यहाँ पर से s कॉमन आ रहा है, s + 3 यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर बात करें तो 2 आ रहा है कॉमन, s + 3 यहाँ पर बचेगा। इक्वल में आपका 0 है, तो यहाँ पर अगर शून्य की बात करें तो एक समीकरण आपकी एक जो यानी कि आ चुका है डब्बा आपका s + 3 आ चुका है, और एक आ चुका है आपका s + 2, इक्वल में आपका 0 चल रहा है। तो यहाँ पर इसके शून्यकों की बात करें, इसके बराबर जब हम 0 रखते हैं तो आपको यहाँ पर -3 मिलता है, और इसके शून्य की बात करें यहाँ पर -2 मिलता है। तो इसके फाइनली जो 2 शून्य होंगे वह -3, -2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, -3, 2, यही आपके शून्य हो जाएंगे। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर अथवाले की बात करें, यहाँ पर कह रहा है एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपके सामने इस प्रकार से रखा गया है, आपको ये देख लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा है, ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा। एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है। तो गुणनफल आपको यानी योगफल जो होता है, मान लेते हैं अल्फा + बीटा है। अल्फा + बीटा का मान कितना आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, और अल्फा × बीटा का मान यहाँ पर कितना है, तो अल्फा × बीटा का मान यहाँ पर 2 है। तो हम जानते हैं s² माइनस का क्या होता है, माइनस का अल्फा + बीटा होता है। अल्फा + बीटा इंटू में s होता है, और फिर उसके बाद आपका प्लस में अल्फा बीटा होता है, और यही आपका यानी क्या होता है, यही आपका बहुपद होता है। तो s² यहाँ पर जाएगा, माइनस का यानी कि अल्फा + बीटा का मान कितना है, तो माइनस का 5x यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा। तो यही आपका क्या आ जाएगा, तो यही आपका एक बहुपद आ जाएगा। s² माइनस का 5x प्लस का 2 इक्वल आपका क्या आ जाएगा, तो यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, AP के प्रथम 4 पद आपको निकालना है, जबकि प्रथम पद आपका यहाँ पर कितना है, यानी कि 5 है, और सार्वंतर आपका D है, D इक्वल आपका कितना है, तो माइनस का 5 है। तो आपको क्या करना है, प्रथम 4 पद आपको निकालना है। तो प्रथम 4 के पद की अगर बात नहीं, तो एक कुल आपका कितना होता है, तो यह तो आपका 5 दिया जा रहा है। तो यह तो आपका पहला पद हो चुका है, a + d होता है, क्या होता है, दूसरा पद जो होता है a + d होता है। तो यानी कि आपको यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, तो 5 है, और यहाँ पर d की बात नहीं, यहाँ पर यह है प्लस में, यहाँ पर माइनस का यानी 5 है, तो इक्वल में आपका 0 आ जाएगा, अर्थात दूसरा पद आपका यहाँ पर 0 आ चुका है। थर्ड की बात नहीं, a + 2d होता है, क्या होता है, a + 2d होता है। तो यहाँ पर a के स्थान पर आपको 5 रख लेना है, फिर उसके बाद 2d है, अर्थात 2 दूना यानी कि 10 हो जाएगा, इक्वल में आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यह आपका -5 हो जाएगा। और a + 3d होता है, तीसरा यानी चौथा पद जो होता है a + 3d होता है, a का मान आपका यहाँ पर कितना है, तो 5 है, और 3 यहाँ पर d अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3 × 15 हो जाएगा। इक्वल में आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यह आपका कितना आ जाएगा, तो -10 आ जाएगा। यहाँ पर चौथे पद की अगर बात करें, a + 4d होता है, a + 4d अर्थात यहाँ पर a का मान यहाँ पर 5 है, 4d की बात करें यहाँ पर 4 × 5 = 20 हो जाएगा, और इसका जो मान आएगा निकलकर फाइनली इसका मान -15 आ जाएगा। तो यह आपके पाँचों के 5 यानी कि चारों के 4 आपके फाइनली चारों पद आपको इस प्रकार से लिख चुके हैं कि 0, 0, फिर उसके बाद -5 हो जाएगा, फिर उसके बाद -10 हो जाएगा, फिर उसके बाद -15 हो जाएगा। तो ये 4 पद हैं, इस टाइप से आप और भी पद निकाल सकते हो। तो इसी टाइप से आपका आंसर पूरा का पूरा माना जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। अथवा की बात करें, यहाँ पे जरा AP की इस प्रकार से है कि 2, -2, -6, -10 के अगले 4 पद आपको निकालना होंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं जो AP है वह आपका कितना है, तो यहाँ पर इस प्रकार से दिया जा रहा है। तो A आपका कितना है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर बात करें यहाँ पर A को आपका कितना है, तो 2 है, और यहाँ पर D की बात करें तो D कितना यहाँ पर दिया जा रहा है,
तो डी यहाँ पर माइनस का 2 में से जो आपको यहाँ पर कितना जाएगा, तो आपको यहाँ पर 2 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, तो आपको यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो माइनस का 4 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर इनके अगले 4 पद आपको फाइंड करना होंगे। तो यहाँ पर इनके 2 है, फिर उसके बाद आपका माइनस का 2 है, फिर उसके बाद माइनस का 6 है, फिर उसके बाद माइनस का 10 है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, यहाँ पर माइनस का 14 आएगा, फिर उसके बाद आपका कितना आ जाएगा, तो माइनस का 18 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका माइनस का 22 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका कितना आ जाएगा, तो फिर उसके बाद माइनस का 26 आ जाएगा। तो वही आपका आंसर इस टाइप से आ जाएगा। नेक्स्ट बात, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी आपको फाइंड करना होगी। तो 10 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो आपका कितना निकल कर आता है, तो 100, और यहाँ पर कितना आ जाता है, 64 आ जाता है। इसका जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो आपका कितना निकल कर आता है, तो 164 है। 164 को जो हम यानी कि कितना निकालते हैं, अंडरूट निकालते हैं, तो वही आपका आंसर होगा। तो फिलहाल की सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 10वें क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर दे रहा है के का मान आपको फाइंड करना होगा। 9वें क्वेश्चन का आपको आंसर मैं कॉपी पेन पर बताने वाला हूँ। के का मान आपको फाइंड करना होगा। ए आपके सामने इस प्रकार से दिए गए हैं निर्देशांक। ए के निर्देशांक हैं 2,3 और बी के हैं 4,k और सी के हैं आपका 6,-3 संरेख होंगे। तो आपको क्या करना है, संरेख आपको यहाँ पर क्या है, संरेख है, अर्थात इनके इससे जो बनेगा त्रिभुज बनेगा उसका जो मान आएगा वह 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं सॉल्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू।